Hello guys, welcome to our channel The Stetho Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon for future updates. This video is for educational purpose only. तो इस अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा, जब भी हम POM में कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वी यूजुअली ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ डेफिनेशन, its etiology, its pathogenesis, its clinical features, investigations, and end the topic with management or the treatment part. So I will try to make the videos according to all the points. So first of all, definition. So what is asthma? Asthma is characterized by chronic airway inflammation and increased airway hyperresponsiveness leading to wheeze, cough, chest tightness and dyspnea. बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अस्थमा जो है वो एक क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन है और उसमें जो एयरवे होता है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आ जाता है, कफ होता है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है और डिस्निया होता है, दैट इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है. बेसिकली अस्थमा जो है वो रिज़ल्ट कैसे कर रहा है, वो रिज़ल्ट करता है नैरोइंग ऑफ एयरवेज से. एयरवे का जो ल्यूमेन है वो कम हो गया है, नैरोइंग हो गई है, जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है. अब नैरोइंग क्यों हो रही है? क्योंकि या तो मसल का स्पैज्म है, म्यूकोसल एडिमा है या फिर विस्केट ब्रोंकियल सिक्रीशंस है. ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये कंबाइन करके कॉज करते हैं नैरोइंग ऑफ द एयरवेज. या जो एयर फ्लो की लिमिटेशन होती है अस्थमा में वो जनरली रिवर्सिबल होती है या तो स्पॉन्टेनियसली और विद ट्रीटमेंट. अस्थमा यूजुअली एसोसिएटेड होता है विद ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी टू सेवरल स्टिमुलाई. स्टिमुलाई जो होते हैं वेरियस हो सकते हैं, जैसे हमारे एलर्जेंस हो सकते हैं या फिर पॉल्यूशन हो सकता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. उसके लिए जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे उनकी हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है, जो वो भी अस्थमा से एसोसिएट होता है. नाउ प्रेसिपिटेंट्स आर बेसिकली कॉज. सो क्लासिकल कॉज क्या होता है? या तो एयरबॉर्न एलर्जेंस, एयर पॉल्यूटेंट्स या फिर कोल्ड वेदर में एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा का अटैक आ जाता है. इन्फेक्शंस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, कफ, कोराइजा. फार्माकोलॉजिकल में एस्पायरिन और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हैं, वो भी अस्थमा को इंड्यूस करती हैं. नाउ कमिंग टू द इटियोपैथोजेनेसिस. अब हमने ऊपर ही बात करी कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन भी होती है. सो इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? ब्रोंक्यूल्स का हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद ब्रोंकियल वॉल्स. नाउ इट्स पैथोजेनेसिस. अब क्या हो रहा है, अगर हमने एलर्जेंस को इनहेल किया है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहला, एलर्जन इनहेल हुआ तो ईसनोफिल्स का प्रोडक्शन और मास्ट सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. हाइपरट्रॉफी होगी तो या तो एयरवेज जो है वो नैरो हो जाएंगे और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगा. पहला ये है. दूसरा, इनहेल कर लिया एलर्जेंस तो एक तो IgE की प्रोडक्शन होगी. अगर IgE की प्रोडक्शन होगी तो बीटा 2 रिसेप्टर्स का इनहिबिशन हो जाएगा, और जैसे ही बीटा 2 रिसेप्टर्स का इनहिबिशन होगा इनेबिलिटी हो जाएगी स्मूथ मसल्स इन लंग्स टू रिलैक्स. तो रिलैक्स नहीं होंगे तो मसल स्पैज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाएगी ल्यूमेन की. दूसरा सिक्रीशन होता है हमारा हिस्टामीन्स का. हिस्टामीन्स का जो सिक्रीशन है उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स और मास्ट सेल्स का जो भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ थर्ड थिंग जो हो सकती है वो होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टू एलर्जेंस. एलर्जेंस के लिए एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स आएंगे तो उसमें आते हैं TH1 एंड TH2. TH1 क्या करेगा? स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स करेगा टू एलर्जेंस और TH2 इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करेगा टू एलर्जेंस. सो TH1 इज़ बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है और TH2 जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे रहा है. अब हमने बात करी थी ऊपर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के इंक्रीज हो जाने की. तो अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड्स का रिलीज होगा, जिसकी वजह से ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होगी और म्यूकस का प्रोडक्शन होगा. तो जैसे ऊपर बात करी थी हमने कि टाइटनेस फील हो रही है, कफ हो रहा है, वीजिंग साउंड आ रही है, तो ये सब उसकी वजह से हो गया.
इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से एयरवे की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब मिलके क्या हो रहा है, एक तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, म्यूकस प्रोडक्शन हो गई, ऊपर से इन्फ्लेमेशन भी हो गई, जिसकी वजह से एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ा तो गैस की ट्रैपिंग शुरू हो गई। गैस की ट्रैपिंग से दो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, एक तो एल्व्यूलर CO2 टेंशन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से कॉज होगा हाइपरकैप्निया, और दूसरा O2 की टेंशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से होगा हमारा हाइपोक्सीमिया। तो इसकी वजह से हमें रैपिड ब्रीदिंग मिलती है देखने के लिए, बहुत जल्दी सांस लेता है अस्थमा अटैक में पेशेंट, उसे दिक्कत होती है सांस लेने में, तो वो हाइपरकैप्निया और हाइपोक्सीमिया की वजह से हो रहा है। नाउ कमिंग टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हम दो चीज़ों में बात करेंगे, एक है हमारा एपिजोडिक अस्थमा और दूसरा है सिवियर एक्यूट या फिर क्रॉनिक अस्थमा। अगर एपिजोडिक अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा का जो अटैक वो एपिसोड्स में आ रहा है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो माइल्ड अटैक और दूसरा सिवियर अटैक। पहले माइल्ड अटैक की बात करते हैं। माइल्ड अटैक में क्या होता है, डस्ट एलर्जीज़ की वजह से, एक्सरसाइज या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से माइल्ड अटैक आ जाता है। इसका सडन ऑनसेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, वीजिंग, और पेशेंट जो है वो बात कर सकता है विद फीलिंग मच ब्रेथलेसनेस, बात तो कर पा रहा है लेकिन ब्रेथलेसनेस भी फील हो रही है उसे। अब अगर अटैक जो है वो सिवियर है तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज मिलेगा, नॉर्मल मैकेनिज्म जो होगा रेस्पिरेशन का और एक्सेसरी मैकेनिज्म जो होगा दोनों ही एक्टिवेटेड रहेगा इसमें। अब इसमें हमें क्या मिल रहे हैं फीचर्स, इंक्रीज्ड वीजिंग, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, वोकल फ्रेमेटस, सिवियर डिस्निया और अनप्रोडक्टिव कफ मिलेगा। सेकेंड है सिवियर एक्यूट या फिर क्रॉनिक अस्थमा होगा। तो अगर सिवियर एक्यूट होगा तो उसमें सिवियर डिस्निया मिलेगा अनप्रोडक्टिव कफ के साथ, एक्सेसरी मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का इसमें भी एक्टिव होगा, स्वेटिंग होगी, सेंट्रल साइनोसिस, टैकीकार्डिया, पल्सस पैराडॉक्सिस। क्रॉनिक में रिपीटेड अटैक्स आएंगे सिवियर एक्यूट अस्थमा के, चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस और एक्सर्शन, क्रॉनिक कफ मिलेगा विद म्यूकॉइड स्प्यूटम एंड इफ बिकम प्यूरुलेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर क्रॉनिक अस्थमा का अटैक है तो उसमें हमें क्रॉनिक कफ भी मिल सकती है म्यूकॉइड स्प्यूटम के साथ और वो प्यूरुलेंट हो जाएगा इन्फेक्शन से। नाउ इट्स फिजिकल साइंस। फिजिकल साइन में हमें मिलेगा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज ही मिलेगा। हमने जो भी क्लिनिकल फीचर्स बात करें, चाहे वो एपिसोडिक में बात करी, चाहे हमने सिवियर एक्यूट या फिर क्रॉनिक में बात की, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज मिलेगा। दूसरा, हाई पिच्ड पॉलीफोनिक एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, रोंकाई ऑडिबल होगी। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जब भी होगा उस टाइम पे हाई पिच्ड पॉलीफोनिक साउंड आएगी। सिवियर अटैक में एयर फ्लो जो होगा वो इनसफिशिएंट होगा टू प्रोड्यूस रोंकाई, ठीक है। तो मतलब अगर सिवियर अटैक हो रहा है तो उस टाइम पे जो एयर फ्लो है वो इतना भी नहीं हो रहा कि रोंकाई प्रोड्यूस हो गए, तो इसकी वजह से साइलेंट चेस्ट का फीचर मिल सकता है। अब रोंकाई जो होता है वो कैसा होता है, अस्थमा में रोंकाई होता है बायलेटरल, डिफ्यूज और मार्क्ड होता है इन एक्सपायरेटरी फेज। सो रोंकाई इन अस्थमा इज मार्क्ड इन एक्सपायरेटरी फेज। नाउ DD ऑफ वीज, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वीजिंग का। वीजिंग हमें और किन किन कंडीशन में मिलती है, एक कार्डियक अस्थमा, COPD, रेकरेंट पल्मोनरी एम्बोलाई और इसिनोफिलिक न्यूमोनिया। इन कंडीशंस में भी वीज मिल सकता है। तो अगर हमें वीज मिल रहा है तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, वो ये है। नाउ कमिंग टू इट्स इन्वेस्टिगेशंस। चेस्ट एक्सरे कराएंगे हम। चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेमेटेड लंग्स मिलेंगे, इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में FEV1 डिक्रीज मिलेगा और FVC नॉर्मल मिलेगा। ब्लड काउंट करवाएंगे तो उसमें हमें इंक्रीज इजनोफिल्स मिलेंगे, जब हमने पैथोजेनेसिस में बात की थी, और वो क्यों मिल रहे हैं, एलर्जेंस के लिए मिल रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ एलर्जिक रिएक्शन। ABG एनालिसिस करेंगे तो हाइपोक्सीमिया मिलेगा, हाइपरकैप्निया मिलेगा, ये भी हमने पैथोजेनेसिस में देख लिया था। स्किन एलर्जी टेस्ट में हमें एंटीजन स्पेसिफिक IgE एब्सेंट होगा। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पहले हमें एलर्जेंस को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा, मॉडिफाई रिस्क फैक्टर फॉर एक्सर्सर्बेशन और ड्रग थेरेपी देनी है। नाउ कमिंग टू द होम्योपैथिक पार्ट।
होम्योपैथिक थेरेप्स में पहली है हमारी एम्ब्राग्रीसिया। एम्ब्राग्रीसिया में जो पर्सन होता है वो उसे ड्रेड होता है ऑफ पीपल, वो अकेला रहना चाहता है। अस्थमैटिक अटैक, अस्थमैटिक ब्रीदिंग होती है। डिज़ायर होता है अलोन रहने का, लोगों से डरता है, भीड़ से डरता है, उसे सफोकेशन होती है। हॉलो स्पैस्मोडिक बार्किंग कफ ऑन वेकिंग इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठने पे उसे कफ आ रही है। दूसरा आर्सेनिक एल्बम, वर्स जस्ट आफ्टर मिडनाइट, इसमें जो अटैक है, जो कंडीशन है वो वर्स हो रही है जस्ट आफ्टर मिडनाइट। एंग्विश और रेस्टलेस है, लाइन नीचे लेट नहीं सकता क्योंकि फियर होता है उसे, फियर ऑफ सफोकेशन। सूटेबल फॉर क्रॉनिक स्टेट एज वेल एज एक्यूट डिस्निया, ये हमारे क्रॉनिक कंडीशन में भी आ जाता है और एक्यूट डिस्निया में भी आता है। बेटर बेंडिंग फॉरवर्ड या फिर हीट। तीसरी आती है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्टेरिकम में जो क्या होता है, चेस्ट सीम्स फुल ऑफ फ्लैग, ऐसा लगता है उसे कि उसमें बलगम बहुत भर गया है। इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट, वो एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा है। डिस्निया ग्रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, उसे बैठना पड़ता है, इतना ज़्यादा डिस्निया हो रहा है। सफोकेटिव अटैक्स आते हैं 3 o'clock मॉर्निंग में। सेंसेशन आती है जैसे कि वो इनफ एयर नहीं ले पा रहा है। फोर्थ इज ब्लाटा ओरिएंटालिस, इसमें हमें ऑब्स्टिनेट केसेस मिलते हैं, जो ऑब्स्टिनेट केसेस होते हैं अस्थमा के। कफ मिलता है विद डिस्निया। एक्ट्स बेस्ट इन स्टाउट एंड कॉपुलेंट पेशेंट्स, जो पेशेंट स्टाउट होते हैं, कॉपुलेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा अच्छे से एक्ट करती है। काली बाइक्रोमियम में है, उसमें आ जाता है हमारा अटैक्स आते हैं उसे 3 to 4 AM में इन द मॉर्निंग। पेशेंट को कंपेल हो जाता है वो बैठने के लिए, टू सिट अप। एक्सपेक्टोरेशन हो जाता है उसे स्ट्रिंगी येलो म्यूकस का, वो बैठता है और बेंड करता है फॉरवर्ड, जिससे उसे बेटर फील होता है। नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ में क्या है, वर्स होता है ऑन चेंज ऑफ वेदर और चेंज ऑफ डैम्प वेदर स्पेशली। उसके बाद मॉइस्ट अस्थमा मिलता है, रैटलिंग होती है चेस्ट में। ग्रीनिश एंड कूपियस एक्सपेक्टोरेशन है, वर्स होता है 4 to 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इपिकैप में स्पैस्मोडिक अस्थमा है। ग्रेट एंजाइटी होती है चेस्ट के पास। सडन वीजिंग, डिस्निया, थ्रेटनिंग सफोकेशन होता है। और रेमेडीज़ के नाम है हमारे लोबेलिया, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट का फीचर क्या होता है कि ये अटैक करता है, जो अटैक होता है अस्थमा का वो लास्ट करता है वो 1 to 3 hours, सीज कर जाता है सडनली, रैटलिंग बहुत ज़्यादा है, ड्रेडफुल है, स्पैस्मोडिक ब्रीदिंग है। और एक मेडिसिन हमारी ब्रोमियम भी होती है जिसमें हमें अस्थमा के फीचर्स मिलते हैं। सो दीज वर ऑल द थेरेप्स, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।